सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। पिछले दिनों हमने सीरीज शुरू की थी गिरगांव की, जहाँ पे हमने चिकना बाबू के कारनामे जो उन दिनों में उसने किया। अमर नायक की मौत के बाद जब उसके भाई अश्विन नायक ने अपने बापर गैंग की कमान संभाली तो उसमें कुछ बचे कुचे लोग थे जो इस गैंग को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से सबसे बड़ा नाम था उस समय अमर नायक का एनकाउंटर होता है 96 में, और उसके बाद जो बचे कुचे लोग थे वो संभाले थे अश्विन नायक ने। उसमें उस टोली का जो लीडर था वो था चिकना बाबू। चिकना बाबू ने 3-4 साल कमान संभाली, लेकिन उसके एनकाउंटर के बाद वो गैंग, अमरनाथ गैंग जो एक ज़माने में था, वो तकरीबन एक तरह से ख़त्म हो चुका था। ये अंडरवर्ल्ड के एक कुछ किस्से की कहानी है जो मुंबई में बहुत जोशो खरोश से शुरू हुआ था। इतने बड़े लेवल पे दहशतगर्दी हुई, खून खराबा हुआ, गैंग वार हुई, एनकाउंटर हुए, लेकिन गैंग चलते रहे, बचते रहे, बनते रहे। लेकिन इस गैंग का अंत अचानक हो जाता है और उसके साथ ही अश्विन नायक भी अपना क्राइम की दुनिया से हाथ खींच लेता है और एक बहुत लंबी सज़ा काटने के बाद वो एक शरीफ शहरी की तरह रहना शुरू करता है। तो दोस्तों, 2 चिकना बाबू थे। उनमें से एक अश्विन नायक के साथ काम करता था और दूसरा चिकना बाबू एक चोर था। ये दोनों कहानियाँ आपको आज सुनाएंगे हमारे मुंबई के सहयोगी संदेश, जिन्होंने बहुत काम किया है इसके ऊपर। वो आगे थोड़ी समय के बाद बात करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि इस पूरे दौर में जो सबसे बड़ा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उभर के आया था, जिसने अमरनाथ गैंग को ख़त्म किया, वो था रविंद्र अंगरे। उसके बाद कुछ ऐसे हालात बने कि अंगरे को जेल जाना पड़ा, और उस जेल में, जिस बैरक में अंगरे को रखा गया था, साबका पुलिस ऑफिसर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उसी बैरक में एक लड़का था जिसका नाम था चिकना बाबू। लेकिन ये चिकना बाबू वो नहीं था जिसकी बात आज हम करेंगे। ये दूसरा चिकना बाबू था जो एक शातिर चोर था, चोरी चकारी लूट मार इस किस्म का काम करने। क्रिमिनल तो था लेकिन अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ नहीं था। और जब जेल में अंगरे की मुलाकात उस बैरक में इस दूसरे चिकना बाबू से होती है तो अंगरे बहुत हैरान होता है कि यार, मैंने तो मार दिया था चिकना बाबू को, तू कहाँ से पैदा हो गया? तो उसने कहा, जनाब मैं वो नहीं, मैं दूसरा चिकना हूँ। तो ऐसे चिकना नाम के बहुत से लोग अंडरवर्ल्ड में हुए हैं। हमने एक एपिसोड भी बनाया था फिल्मों अंडरवर्ल्ड में लोगों के नाम कैसे पड़ते हैं। सलीम चिकना, हनीफ चिकना, दूसरा चिकना, चिकना बाबू, इस किस्म के बहुत सारे चिकना हैं। शायद और बहुत से नाम जुड़े हैं। आने वाले दिनों में एक इन चिकने लोगों के ऊपर भी एक एपिसोड और बना सकते हैं, बनाएंगे, थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं। खैर, आज बात करेंगे आज के इस एपिसोड में कि वो चिकना बाबू जिसका जिक्र हमने पिछले एपिसोड में किया था, जो किशोर शाफ्ते नाम के आदमी का जो कत्ल किया था, शिवसेना के लीडर का, शाखा प्रमुख का। उसके बाद उसमें कौन से लोग थे, कौन बचे थे, और उनको एक एक को चुन चुन के रविंद्र अंगरे ने कैसे मारा। तकरीबन 12 लोगों के एनकाउंटर कर दिए गए। 14-15 लोग थे उस गैंग में। एक का तो आज तक पता नहीं चला, लेकिन 2 जिंदा।
उनके हम नाम नहीं लेते क्योंकि वो अभी सजा वजा काट के अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। उनका नाम लेने का फ़ायदा नहीं, नाम हमारे पास है। वो रह भी दूसरे नाम के साथ रहे हैं, जो असली नाम था वो किसी को बताते नहीं। सो दोस्तों, आज हम उन लोगों के एनकाउंटर की बात करेंगे जिनका नाम भी शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन एनकाउंटर हुआ है तो क्रिमिनल भी शातिर होंगे। अगर आम छोटे लेवल के क्रिमिनल होते तो एनकाउंटर क्यों होता? अगर वो छोटे लेवल के क्रिमिनल होते तो उनको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उनके मरने के बाद पूरे का पूरा बापट गैंग ख़त्म कैसे हो जाता? तो इसका मतलब यही निकलता है कि उन लोगों में कोई तो ऐसी बात थी जिसने पुलिस को मजबूर किया कि उनको रास्ते से हटाया जाए। तो दोस्तों, ये कहानी सुनिए। हमारे सहयोगी संदेश बहुत मेहनत कर रहे हैं मुंबई से। उन्होंने जो हमारी यहाँ बातचीत हुई उनसे, वो आप एक बार सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने सर एक बात डिस्कस की थी कि किशोर पास्टे जो था इनका गैंग मेंबर, हाँ जी। उसने गैंग में जो अंतर खाते दुश्मनी चली उसकी मधु पराड़कर के साथ, हाँ। उसके चलते राजू सावंत उर्फ राजू गट्टा की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई और बाद में राजू सावंत एनकाउंटर में मारा गया। ठीक है। तो दशरथ राणे के मारे जाने के बाद जो 15 से 20 लोगों का गैंग इनका बचा था ना, हाँ जी। गिरगांव कंपनी, उसमें सबसे पहला एनकाउंटर और राजू सावंत उर्फ राजू गट्टा का हुआ, ओके। जो रविंद्र आंग्रे और उनकी टीम ने किया था। ओके। बाद में क्या हुआ सर, इनका जो गैंग था उसकी लीडरशिप जो थी ना, हाँ। वो शशिकांत सागवेकर उर्फ चिकना बाबू के हाथ में आ गई। ओके। हाँ, और तब तक मेरे ख्याल से, हाँ, तब अमर नाइक का एनकाउंटर हो चुका था 96 में। हाँ जी। तो साउथ बॉम्बे में गिरगांव, लैमिंगटन रोड, ये सब एरिया में वो शशिकांत सागवेकर उर्फ चिकना बाबू वो एक्सटॉर्शन का काम देख रहा था। ओके। और गैंग का जो बॉस था वो अश्विन नाइक था उस टाइम पे। ओके। मतलब हाँ अमरनाथ के मरने के बाद जब इसने थोड़ा समय गैंग चलाया। हाँ, थोड़ा समय जो चला है 2000 तक। हाँ। तो अश्विन नाइक के सुपरविजन में उसका गैंग का वो बॉस था, उसके नीचे सब लोग काम करते थे। ओ। तो 98 में किशोर पास्टे का मर्डर हो गया, हाँ। राजू सावंत के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए। हाँ। उसके थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, इनका जो गैंग है ना, हाँ। उसमें एक गैंग मेंबर था जिसका नाम था रवि रुकैया पुजारी। ओके। अब एक दूसरा गैंगस्टर है रवि पुजारी, वो अलग है। हाँ। हाँ। हाँ, वो इंडिपेंडेंट है। ये अश्विन नाइक की गैंग का रवि रुकैया पुजारी करके था। ओके। तो रविंद्र आंग्रे और उनकी टीम जो थी ना, हाँ। ये पूरी इस गैंग के पीछे लगी हुई थी, उनके खबरी वगैरह सब। ओके। तो रविंद्र आंग्रे के टीम के पास, एक टीम मेंबर के पास एक इन्फॉर्मर जानकारी लेके आता है कि रवि रुकैया पुजारी जो है, ये एक पर्टिकुलर डे पे रात के टाइम पे वो लेमिंगटन रोड एरिया में किसी को धमकाने या किसी से हफ्ता वसूलने के लिए आने वाला है। ओके। ऐसी जानकारी रविंद्र आंग्रे और उनके टीम के पास आई थी। हाँ। तो लेमिंगटन रोड में एक रात को उस रवि रुकैया पुजारी का एनकाउंटर हो गया रविंद्र आंग्रे की टीम की तरफ से। ओके। तो इनकी गैंग का ये राजू सावंत के बाद दूसरा एनकाउंटर था रवि रुकैया पुजारी का। हाँ। ये बात है। अच्छा, इनका जो गैंग था ना सर, हाँ। ये रात में ज्यादा एक्टिव रहता था। उसका रीजन मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ओके। जैसे कि आपने अभी सुना कि वो रवि रुकैया का पुजारी का एनकाउंटर भी रात में हुआ था। हाँ। उसके बाद क्या था, इनकी गैंग में एक गैंग मेंबर था जिसका नाम था सुरेश देव कोळंबेकर। ओके। वो जीटी हॉस्पिटल में काम करता था हाँ। और एट द सेम टाइम वो अश्विन नाइक गैंग में भी था। ओके। हाँ, तो इन लोगों के इलाके में गिरगांव में ही एक गार्डन है, एसके पाटिल गार्डन। हाँ। तो रवि रुकैया पुजारी का एनकाउंटर होने के कुछ महीने बाद वो जीटी भाई का भी एनकाउंटर हो गया, वो एसके पाटिल गार्डन के पास। ओके। उसको सखा पाटिल गार्डन बोलते हैं मराठी में। हाँ। हाँ, तो भी मेरे ख्याल से अर्ली मॉर्निंग में हुआ था। ओके। वो जीटी भाई का इनके गैंग में एक रोल ये था कि किशोर पास्टे जब मारा गया था ना, हाँ। तो उसकी डेड बॉडी जीटी हॉस्पिटल में थी। हाँ। तो मर गया कि जिंदा है, इसका कंफर्मेशन इस जीटी भाई ने करके दिया था। हाँ। हाँ। ये हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया। हाँ।
इसके बाद क्या हुआ सर, इन्हीं लोगों के गैंग में और एक दूसरा गैंग मेंबर था जिसका नाम था प्रवीण म्हात्रे उर्फ चपटे। ओके। हाँ, चपटे उसको इसलिए बोलते थे कि उसका जो फोर हेड था ना, हाँ। वो थोड़ा ब्रॉड था। ओके। तो वो उसके बॉडी में वैसा वो था, उसकी वजह से उसको चपटे बोलते थे गैंग में। हाँ। अभी इसमें भी एक शॉकिंग बात यह है, ये चपटे जो था हाँ। ये बीएसटी का एम्प्लॉय था। ओके। मतलब ये बात थोड़ी समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी वो अश्विन नाइक के गैंग में इन लोगों के एक्सटॉर्शन रैकेट में काम करता था, हाँ। चिकना बाबू के अंडर। ओके। तो फिर कुछ महीनों के बाद रविंद्र आंगरे की टीम की तरफ से वो चपटे भी मारा गया एनकाउंटर में। ओके। ऐसे मतलब रविंद्र आंगरे का जो पूरा टीम है वो उन्हीं के पीछे लगाया गया था, इनकी गैंग के पीछे। हाँ। अभी ये ईयर 1998 में ये इतने सारे एनकाउंटर हो गए। हाँ। उसके बाद ये बाला जादव नाम का एक और गैंग मेंबर था, हाँ। वो भी एनकाउंटर में मारा गया। ओके। मतलब वो कोई इतना बड़ा गैंग मेंबर नहीं था, लेकिन इसी सिलसिले में वो भी मारा गया, इसी सीक्वेंस में। ओके। तो मतलब दशरथ राणे के मरने के बाद तकरीबन 12 लोगों के एनकाउंटर रविंद्र आंगरे उनकी टीम की तरफ से किए गए इन लोगों के। ओ। अभी इसमें आखिर में एक जो सबसे बड़ा आदमी बचा था इनकी गैंग का, जिसके अंडर ये सब लोग काम करते थे, हाँ। वो था शशिकांत सागवेकर उर्फ चिकना बाबू। ओके। अभी इसमें भी एक ऐसी बात है सर कि इनकी गैंग में जो चिकना बाबू है ना, हाँ। वो दो थे। हाँ। उसमें से एक था ये शशिकांत सागवेकर, हाँ। जो कि बहुत पॉपुलर हुआ अपने कारनामों की वजह से। हाँ। और दूसरा एक था चिकना बाबू, उसका नाम कुछ और था। वो रॉबर था बेसिकली। ओके। तो वो रॉबरी की केसेस में बहुत बार अंदर हो चुका था, 30 बार भी हो चुका था। हाँ। हाँ। और जैसे हम अंधश्रद्धा बोलते हैं ना, हाँ। हाँ। उस टाइप की अंधश्रद्धा वो पालता था अपने मन में कि एक बार किसी रॉबरी केस में वो पकड़ा गया, हाँ। तो जो इन लोगों के साथ मिलके वो रॉबरी करता था ना, हाँ। उनके साथ वो दोबारा रॉबरी नहीं करता था। ओ। हाँ, ऐसा किस्सा उसका उस टाइम पे पॉपुलर हुआ था। ओके। तो वो जो चिकना बाबू है, जो रॉबर था, हाँ। वो कोई एनकाउंटर में मारा नहीं गया, कोई गैंग वॉर में मारा नहीं गया, आज भी वो जेल में है। ओके। शायद छूट भी गया होगा, लेकिन उसके मरने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया अभी तक। हाँ जी। तो ये चिकना बाबू रॉबर था बेसिकली। और जो गिरगांव में एक्टिव था शशिकांत सागवेकर, हाँ। उसका जो मोडस ऑपरेंडी था ना काम करने का, हाँ। वो ऐसा था। वो एक्सटॉर्शन करने के लिए क्या करता था, ये टाटा सुमो या फिर मारुति कार जो आती है, हाँ। वो रेंट पे लेता था पहले तो, ओके। दिन के टाइम में। और तब तक मोबाइल आ चुके थे। हाँ। और किसी मतलब जिस व्यापारी को, जिस बिजनेसमैन को टारगेट करना है, उसको किडनैप करके उस गाड़ी में वो दोपहर से लेकर रात तक घुमाता था, ओ। रिवॉल्वर पिस्तौल दिखा के। हाँ। और रात के टाइम पे जहाँ पॉपुलेशन कम हो या जहाँ आबादी कम हो, हाँ। वैसे इलाके में लेके जाके वो उसके घर वालों को, परिवार वालों को मोबाइल से कॉल करता था। ओके। और एक्सटॉर्शन का जो अमाउंट है ना, हाँ। वो जानबूझ के शुरुआत में बड़ा मांगता था, ओके। 50 लाख 60 लाख ऐसा उस टाइम पे। हाँ। तो सामने वाले की जो फैमिली होती थी ना, हाँ। वो रिक्वेस्ट करती थी कि इमरजेंसी सिचुएशन में 5 से 6 लाख अरेंज हो सकता है। ओके। तो उतने पैसे लेके एक रात में वो उसको छोड़ देता था, बिजनेसमैन को जिसको किडनैप किया था। ओके। तो इस तरीके से ना सर, ये लोग क्या है, एक रात में 5 से 6 लाख रुपए उस टाइम पे कमा लेते थे एक पर्सन के जरिए। बढ़िया। ऐसी बात है। तो रविंद्र आंगरे की टीम इसके पीछे जो लगी हुई थी ना, हाँ। अभी न्यूज़पेपर्स की माने या ऑफिशियल्स की माने, तो इसका एनकाउंटर मार्च 99 में कॉटन ग्रीन में दिखाया गया है। हाँ। लेकिन उस टाइम पे जो चर्चा चला था, हाँ। उसके मुताबिक इसको पनवेल से पहले अरेस्ट किया गया ओके। और बाद में कॉटन ग्रीन में मारा गया, ऐसी भी चर्चा है, वो कंट्रोवर्सी हुई थी। ओके। तो इस तरह से वो शशिकांत सागवेकर उस चिकना बाबू का एनकाउंटर हो गया, जो दशरथ राणे के बाद सबसे बड़ा आदमी था गैंग का, ओके। जो इन सब लोगों को हैंडल करता था। हाँ। अभी ऐसा करते करते 99 आ गया। ओके। बाद में इन्हीं की गैंग का और एक बड़ा गुंडा बचा था, जिसका नाम था मंगेश कोहली। हाँ, ये बहुत बड़ा नाम था ये भी। हाँ, और सर मतलब हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, हाँ। उसके कमेंट में भी कई लोगों ने मंगेश कोहली के बारे में पूछा था। ओके। तो मंगेश कोहली क्या है, वो
कुलाबा का गुंडा था, और कुलाबा में बुधवार पार्क एक स्लम एरिया है हाँ हाँ जहाँ मछुआरे लोग भी बहुत रहते हैं। हाँ, वो नारिमन पॉइंट के कॉर्नर पे आ जाता है वो। हाँ, तो वहाँ का बेसिकली रहने वाला था। ओके लेकिन इसका क्या है, अश्विन नाइक के गैंग में काम करने के साथ साथ ये अपना इंडिपेंडेंट क्राइम भी करता था। ओके हाँ, तो ये अश्विन नाइक के लिए एक्सटॉर्शन वगैरह करने ये सब तो ये करता ही था, लेकिन इसका जो इंडिपेंडेंट क्राइम था ना, हाँ इसमें लोगों से जबरन वसूली करना ये एक शामिल था। और दूसरी चीज, वहाँ का जो एरिया है इसका, हाँ इसमें उस एरिया में इसने कई लोगों के घर में जबरदस्ती घुस के वहाँ लेडीज के साथ भी अत्याचार किया था। ओके तो इसकी दहशत इतनी थी ना, उसकी रिपोर्ट कोई कंप्लेंट नहीं करता था। ओ तो इस किस्म का यह आदमी था। और जब ये शशिकांत सागवेकर मारा गया मार्च 99 में, हाँ उसके बाद पुलिस जब ये मंगेश कोहली के पीछे पड़ी ना, हाँ तो इसने क्या किया, अपने बाल दाढ़ी सब कट करवा लिए, मतलब गंजा हो गया है। ओके और यहाँ तक कि आईब्रोज जो होती है ना, हाँ वो भी इसने हटा ली थी अपनी, ओके ताकि पुलिस से बच सके। हाँ और इसके एनकाउंटर के 2-3 दिन पहले इसका जो मामा था, हाँ इसका रिलेटिव, वो भी उसी इलाके में रहता था। ओ तो क्या है, वो जो फिशरमैन कम्युनिटी है ना इनकी, हाँ उनके पास वो सोना वगैरह बहुत यूज करते। बिल्कुल हाँ, तो ये मंगेश कोहली भी उसी कम्युनिटी का था, इसका मामा भी था वहां पे। ओके तो इसने अपने मामा के घर में घुस के वो मामा के गर्दन पे छुरा रख के मामा से कुछ सोना जबरदस्ती लिया था। ओ माय गॉड एनकाउंटर से 2-3 दिन पहले की बात है ये। ओके हाँ, और उसको धमकी भी दी थी कि पुलिस में कंप्लेंट मत करना, नहीं तो दोबारा आके मार दूंगा। ओ और इसके मामा ने दहशत में आकर कंप्लेंट भी नहीं की थी। ओ फिर उसके 2-3 दिन बाद ये कुलाबा में अपना रविंद्र आंग्रे की टीम की तरफ से वो कुलाबा में एनकाउंटर में मारा गया। 1 अक्टूबर 2000 को इसका एनकाउंटर हुआ था कुलाबा में। ओके तो बाद में वो अश्विन नाइक गैंग ऐसा कमजोर हो गया। ओ और फिर उसके कुछ दिनों बाद रविंद्र आंग्रे की टीम का जो मोर्चा है ना, हाँ वो फिर सुरेश मंचेकर गैंग के पीछे लग गया। ओके तो ऐसे इनकी गिरगांव कंपनी खत्म हो गई थी। ओ तो दोस्तों इसी तरह मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े अजीबो गरीब किस्से लेके आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ये क्राइम की दुनिया ही ऐसी है, कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। एक गैंग ख़त्म होता है, दूसरा पैदा हो जाता है। एक मोडस ऑपरेंडी ख़त्म होती है तो दूसरी गढ़ ली जाती है। तौर तरीके बदल जाते हैं, काम नहीं बदलते। आपको सबको मालूम होगा कि मुंबई में आज भी एक्सटॉर्शन चलती है। लोगों से पैसा मांगा जाता है, लोग देते भी हैं। आज भी गैंग काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम करने का तरीका बदला है, सलीका बदला है। उसकी बात भी आने वाले दिनों में करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।